एवरीवन, आर्यासी यूपीएससी सीएससी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जानते हैं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या कवर किया था। 1935 का अधिनियम। पिछली क्लास में हमने ये जाना था कि इस अधिनियम में भारत को और गुलामी की तरफ ढकेलने के लिए क्या क्या चीजें पारित होकर आई। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1947। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि इस अधिनियम में क्या क्या चीजें आई पारित होकर। तो 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया गया भारत में और भारत को संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। इस तारीख को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन भारत से पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब भारत को स्वतंत्रता दी गई। ब्रिटिश इंग्लैंड की संसद ने यहाँ से अपने सारे शासन हटा दिए और उन्होंने बोला कि अब भारत संप्रभु है, वो चाहे अपना कानून खुद बना सकता है, अपने नियम खुद लागू कर सकता है। 1947 भारत के पुनर्जन्म का साल था। इतने वर्षों से जो अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना के रखा, 1947 से हमें आजादी मिली, हमारे देश के नागरिकों को आजादी मिली, हम पूरी तरह से आजाद हो गए। हमारे नेताओं ने इतने संघर्ष से इस देश को आजाद करवाया। तो 1947 में पहला चीज तो ये था। और दूसरी चीज क्या थी? भारत तथा पाकिस्तान नामक दो संप्रभु राज्यों का गठन किया गया। आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि जब हमारे नेता आंदोलन कर रहे थे तो इन आंदोलनों में मुस्लिम, पूरे देश के नागरिक, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई जितने भी थे, सभी नागरिकों ने हिस्सा लिया। सभी ने साथ मिलकर इस आंदोलन में आगे रहे। तो एक मुसलमान के नेता थे जिन्ना। आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जिन्ना। वो चाहते थे कि मुसलमानों का एक अलग राष्ट्र हो। तो जब यहाँ से अंग्रेज जाने लगे तो वो चाहते थे कि भारत इतने टुकड़ों में बंट जाए कि ये जो आजादी चाहते थे इनको ऐसा न लगे मैं जब जाऊं यहाँ से तो अनेकों टुकड़ों में भारत को बांट दूं, एक नहीं होने दूं। तो अंग्रेज इस अधिनियम में क्या लिखवा कर भेजे कि भारत चाहे तो वहाँ के नागरिक अपना खुद राष्ट्र अलग बना सकते हैं या भारत में ही रह सकते हैं, जैसी वहाँ के नागरिकों की मर्जी हो वैसा कर रह सकते हैं। तो ये जिन्ना तो चाहते थे कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश हो, तो इसीलिए एक भारत हुआ और एक पाकिस्तान, दो राष्ट्र बने 1947 में ही, जब ये देश आजाद हुआ। तो दूसरी बातें ये थी कि एक भारत और एक पाकिस्तान, दो नामक संप्रभु राष्ट्रों का गठन किया गया इसी अधिनियम के दौरान। उसके बाद क्या हुआ कि देशी रियासतों को भारत अथवा पाकिस्तान में किसी भी देश के साथ शामिल होने की स्वतंत्रता थी। जो भी इस देश के नागरिक थे वो चाहे तो भारत में भी रह सकते थे या पाकिस्तान में भी रह सकते थे। उनको पूरी स्वतंत्रता दी गई थी कि आप चाहे जिधर भी रहना चाहे आप रह सकते हैं। और देशी रियासतों को यह अधिकार दिया गया कि वे स्वतंत्र रूप से रह सकते थे। तो ये देशी रियासतों का अधिकार क्या है? जब ये देश आजाद नहीं था तो अलग अलग प्रांत थे यहाँ, ठीक है। तो हमारे संविधान निर्माता चाहे हमारे देश के जो नेता थे इन आंदोलनों में जो शामिल थे, अंग्रेजों से लड़ रहे थे अपने देश को आजाद करने के लिए, तो जब ये कामयाब हुए 1947 में जब इनको पूरी स्वतंत्रता मिली तो भारत को कैसे एक रखा जाए, सबसे बड़ा चैलेंज था कि भारत को एक कैसे किया जाए। भारत तो पहले तो ये अलग अलग प्रांत थे,
यहाँ राजाओं का राजतंत्र था, लोकतंत्र नहीं था। यहाँ कोई देश नहीं था कि एक ही कानून शासन, जो सरकार है वो शासन करेगी, कानून लागू होगी, नहीं। जब ये अलग अलग प्रांत में थे तो यहाँ के राजा ही स्वतंत्र थे कि अपने अपने राज्य में वही जो कानून बनाएंगे वही लागू होगा और वही सब नागरिकों को मानना होगा। तो ये अलग अलग बांटे गए थे। जब 1947 में हमें आजादी मिली तो संविधान, देश चलाने के लिए तो कानून चाहिए ही ना। जब यहाँ से ब्रिटिश शासन जा रही थी तो इतने बड़े देश को संभालने के लिए हमें कानून की आवश्यकता होगी। तो जब हमारे संविधान निर्माता सोची कि चलो अब हम अपने देश का कानून खुद बनाएंगे, खुद लिखेंगे, अपने नागरिकों को वो सारी स्वतंत्रताएं देंगे जो अंग्रेज हमें नहीं दे पाए, तो ये कैसे संभव हो पाएगा। तो उन्होंने सब राज्य जो है राजा, सॉरी, जितने भी प्रांत थे सबको बोले कि आप एक हो जाइए, ये देश बनेगा। तो इनमें कुछ जो हैदराबाद के थे निजाम, वो नहीं आते थे स्वतंत्रता में। जब वो संविधान लिखाया जाता था तो यहाँ के निजाम नहीं जा पाते थे या अपनी मर्जी से ही नहीं जाते थे। हर प्रांत के राजा जाते थे, शामिल होते थे, लेकिन ये नहीं जाते थे। तो सभी राजाओं को यह अधिकार दिया गया, यह विश्वास दिलाया गया कि आप एक हो जाइए, आपको जो चाहिए, आपको जो अधिकार चाहिए हम आपको देंगे। तब ये राजा तैयार हुए और ये एक राष्ट्र बना। ठीक है, तो इसमें ये चीजें भी आई कि रियासतों को यह अधिकार दिया गया कि वो स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, जैसी वो चाहे वो अपनी इच्छा से रह सकते हैं। तो एक तो ये चीज थी। और उसके बाद क्या है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा जो निर्मित कोई भी कानून भारत और पाकिस्तान पर लागू नहीं किया जाएगा। जब हमें आजादी नहीं मिली थी तो ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा जो कानून आता था वो भारत में लागू किया जाता था और यहाँ के नागरिकों को वो मानना जरूरी था, मानना ही पड़ता था। तो 1947 के अधिनियम में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट कानून बनाकर भेजी कि यह भारत या पाकिस्तान पर लागू नहीं होगा, क्योंकि अब ये तो संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिए गए। तो यहाँ के कानून यही के देश, यही के लोग, सॉरी, ये जो देश है यही के लोग बनाएंगे और लागू करेंगे, ये चीजें हैं। और उसके बाद क्या है कि यदि कोई देश चाहे तो कानून बनाकर ब्रिटिश पार्लियामेंट के कानून को लागू कर सकते थे। अगर कोई अभी नया नया देश बना था, समझ में लोगों को नहीं था कि कैसे कानून बनाया जाए, कैसे रेगुलेट किया जाता है। इतने सालों से ब्रिटिश सरकार यहाँ पे गुलामी, हम लोगों को गुलाम बना के रखा। उन्होंने इतने बड़े राष्ट्र को कंट्रोल में करके रखा था, तो उनको अनुभव था कि यहाँ के नागरिकों के लिए कौन से कानून बनाने चाहिए और कैसे बनाने चाहिए। तो उनको ये भी आजादी दी गई कि अगर वो चाहे तो ब्रिटिश पार्लियामेंट से कानून लागू करवा सकते हैं बनवा कर, जो उनको अच्छा लगे। ये उनको आजादी दी गई देश को, चाहे वो पाकिस्तान हो या चाहे वो हिंदुस्तान हो। उसके बाद क्या है कि भारत के वायसराय को केंद्र का और राज्यों के गवर्नरों को राज्य का संवैधानिक प्रमुख घोषित किया गया। जैसे द्वैध शासन था तो इसमें ये भी आया कि जो भारत के वायसराय हैं, पहले जो वायसराय थे, अभी किसको वायसराय की जगह पे नामित किया गया, अभी किसको बोला जाता है, राष्ट्रपति को। ठीक है, भारत के वायसराय को केंद्र का और राज्यों के गवर्नर को राज्य का संवैधानिक प्रमुख घोषित किया जाएगा। राज्यपाल है, अभी गवर्नर की जगह पे राज्यपाल है ना राज्य में। तो इनको 2 जगहों का प्रमुख घोषित किया गया 1947 के नियम से ही। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं।
अब इसमें क्या चीज आई, ये संवैधानिक प्रमुख मंत्री परिषद की सहायता एवं सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। अभी जो ये जो केंद्र और राज्य के प्रमुख संवैधानिक प्रमुख घोषित किए गए, वो जो सलाहकार है मंत्री परिषद बनाई जाएगी, उनकी सलाह से ये दोनों काम करेंगे। इसमें ये चीजें भी आई। हालांकि इस व्यवस्था की शुरुआत मुख्य रूप से 1935 में ही कर दी गई थी। इससे जो पहले हमने कवर किया था 1935 का अधिनियम द्वैध शासन लागू किया गया था केंद्र में, हमने जाना था ना। तो ये व्यवस्था तो 1935 से ही लागू की गई थी। अब हम जानते हैं कि संविधान सभा का गठन और कार्य प्रणाली का अन्य पक्ष क्या था। ठीक है, क्या था, तो चलिए जानते हैं। जो हमारे संविधान सभा का गठन हुआ कि अब हमारे देश में संविधान खुद का बनाया जाएगा, तो उनकी क्या कार्य होगी और उनका पक्ष क्या था कि हाँ ये कार्य होने चाहिए, ऐसी चीजें होनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं। पहली मांग 1934 में वामपंथी आंदोलन के नेता एम.एन. रॉय द्वारा पहली मांग की गई थी। जो वामपंथी के नेता थे 1934 में एम.एन. रॉय, उनके द्वारा ये मांग की गई थी कि 1935 में कांग्रेस द्वारा पहली बार औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई। ठीक है, यहाँ मिस्टेक है, औपचारिक रूप से संविधान ठीक है। पहली बार जो नेता थे वामपंथी के एम.एन. रॉय 1935 में कांग्रेस द्वारा ये पहली औपचारिक मांग की गई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट से कि हमें संविधान सभा चाहिए, हम अपना संविधान खुद बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो 1940 के अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे स्वीकार किया तो गया। ये जो 1934 में वामपंथी के नेता थे, 35 में जो पहली बार औपचारिक रूप से मांग की गई थी, तो उसे 1940 अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने इसे स्वीकार किया। ये है संविधान सभा की प्रणाली का पक्ष और क्या गठन में कार्य था, क्या चीज मांग थी। आप जानते हैं कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो संविधान सभा कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। जो कैबिनेट मिशन बैठा भारत में, उसमें कुल सदस्य कितने थे? 389, जिसमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जाती थी। 389 सीट थी, उसमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत को दी गई और 93 सीटें रियासतों को दी गई। ठीक है, प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि चुने जाने की व्यवस्था की गई कि 10 लाख जनसंख्या पे एक व्यक्ति चुने जाएंगे और उसके बाद देशी रियासतों से इसी आधार पर प्रतिनिधि मनोनीत करने की व्यवस्था। प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि, चाहे वो केंद्र से हो या प्रांत से हो, 10 लाख जनसंख्या पे एक व्यक्ति ही प्रतिनिधित्व चुनकर जाएगा। ठीक है, अब जानते हैं।
आप जानते हैं कि इस प्रकार संविधान सभा को आंशिक आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी, पूर्ण नहीं थी, सिर्फ आंशिक रूप से ही निर्वाचित भी थी और नामांकित भी थी। ये एक निकाय थी। इसके अलावा सदस्यों को प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाना था, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाना था। ठीक है, जो स्वयं एक समिति मताधिकार पर चुने गए थे, जो उनकी स्वयं की समिति थी, उनके मत पे चुने गए थे। और कांग्रेस ने 208 सीटें मुस्लिम लीग को और 73 सीटें और छोटे समूहों और निर्दलीय ने शेष 15 सीटें हासिल की। कांग्रेस को दी गई 208 सीटें और मुस्लिम लीग को दी गई 73 सीटें और जो छोटे समूह थे निर्दलीय उनको 15 सीटें दी गई। ठीक है, तो अभी तक हमने जाना कि इस अधिनियम में इतनी सारी चीजें पारित होकर आई जब भारत को आजाद किया गया था। आप जानते हैं कि रियासतों को आवंटित 93 सीटें नहीं भरी गई थी क्योंकि उन्हें संविधान सभा से दूर रहने का निर्णय किया। उन्होंने यहाँ 93 ये जो रियासतें थी उनको 93 सीटें नहीं भरी गई क्योंकि उन्होंने संविधान सभा से खुद ही दूर रहने का निर्णय लिया कि जो राजा थे, राजतंत्र चलाते थे, वो चाहते थे कि मेरा स्वतंत्रता, मेरा अधिकार छीन लिया जाएगा, इसीलिए वो संविधान सभा से दूर ही रहना चाहते थे। कितना करने पे, नेताओं को मनाने पे, समझौता करने पे कितने रियासतों के राजा आए, लेकिन हैदराबाद के निजाम नहीं आए, लास्ट तक भी वो नहीं आए। आप जानते हैं कि संविधान सभा का गठन 3 चरणों में पूरा हुआ। इसी वजह से 3 चरणों में पूरा हुआ क्योंकि जितने भी राजा थे, प्रांतीय राजा थे, सब एक साथ आने को नहीं तैयार थे। वो चाहते थे कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलना चाहिए, हम अपना शासन नहीं खोना चाहते, इसीलिए इतना टाइम लगा और 3 चरणों में संविधान पूरा हुआ। आप जानते हैं सर्वप्रथम कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ और कुल सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई। ठीक है, एक कैबिनेट मिशन की योजना की गई कि ये कैबिनेट मिशन में लोग आएंगे और बताएंगे कि हम संविधान कैसे लिखे। एक संविधान सभा होगा, उसमें कुल सदस्य आएंगे और सभी को लेकर चलना है और सब मिलकर बताएंगे कि इस देश के लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। तो एक संविधान सभा का गठन भी हुआ। तो इसमें जितने भी देशी रियासत थे जो मानने आने को तैयार हुए, तो कुल संख्या कितनी हुई? 389। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं कि कैबिनेट मिशन तो हुआ और इसके बाद इतने सदस्य आने को तैयार हो गए। अब इसमें है कि ये चरण की शुरुआत जून 1947 की द्वितीय चरण विभाजन योजना से होती है, जब ये दो देशों में बांटे गए, भारत और पाकिस्तान, तो इसका विभाजन 1947 से ही शुरुआत किया गया। चरण, यहाँ चरण लिखते
ठीक है। तो द्वितीय चरण की शुरुआत 1947 में की गई। ये विभाजन की योजना यहीं से शुरू की गई और संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, जिसके अनुसार 229 प्रतिनिधि थे। जब ये संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, उसमें लास्ट में 229 सदस्य ही आए, ठीक है, प्रतिनिधि थे। उसके बाद दूसरे चरण में, ये चरण में 229 लोग आए, इतने लोग नहीं आए। और तृतीय चरण में क्या हुआ कि देशी रियासतों से संबंधित था और उनके प्रतिनिधि संविधान सभा में अलग अलग समय में संबंधित थे, मतलब कि शामिल हुए, संबंधित में शामिल, सम्मिलित हुए अलग अलग समय में। जब संविधान सभा का गठन किया जा रहा था, जब टाइम ये दिया जा रहा था, तो प्रांतीय राजा नहीं आ रहे थे, कभी वो आते थे, कभी वो नहीं, कभी वो आते थे, कभी वो नहीं। तो इतनी ज्यादा टाइम लगा और सब राजाओं को मनाने में नेताओं को भी बहुत सारी परिश्रम करनी पड़ी, तो अलग अलग समय में सम्मिलित हुए। इसीलिए 3 चरणों में ये संविधान बना, संपूर्ण रूप से बना। अब हैदराबाद ही एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए। पहले में मैं बताई कि जो हैदराबाद के निजाम थे वो नहीं सम्मिलित हुए संविधान में। जब संविधान सभा में जब संविधान लिखा जा रहा था, तो ठीक है। आप जानते हैं संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई। जब नेताओं ने इतनी सारी परिश्रम की, इतने सारे पापड़ बेले, उसके बाद आखिर वो दिन आया कि जब संविधान लिखाया जाएगा, तो उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई, ठीक है। इस पहली बैठक में केवल 211 सदस्य ही हिस्सा लिए। पहले तो 229 थे, लेकिन 211 सदस्य ही हिस्सा लिए। इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा की अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी नहीं, अस्थायी, कोई तो अध्यक्ष होगा ना, तो डॉक्टर सच्चिदानंद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रत्यक्ष अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। सच्चिदानंद थे अस्थायी और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे अस्थायी। ठीक है, चलिए अब आगे जानते। यहाँ तक कवर किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी तथा टी.टी. कृष्णाचारी, ये भी उस संविधान सभा में शामिल थे। ये गलत है, मैं यहाँ लिख 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। पहली बार जो संविधान है वो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया और 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली, इसे स्वीकार किया गया।
ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया और 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली संविधान को। चलिए अब आगे। यहाँ तक अभी अब हम जानते हैं कि संविधान सभा के समक्ष क्या क्या चुनौतियां आई। ठीक है। जब हमारे संविधान निर्माता संविधान का जब निर्माण कर रहे थे तो उनके सामने कितनी सारी चुनौतियां आई, उनको क्या क्या करना पड़ा देश को एक करने के लिए। तो चलिए अब आगे जानते हैं कि उनके सामने क्या क्या चुनौतियां आई और उन्होंने अपने आप को संभाले रखा और इस देश को एक बनाया। तो भारतीय संविधान सभा को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए संविधान का निर्माण करना था। सबसे पहले चुनौती ये थी कि जो संविधान है भारतीय संविधान, वो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए संविधान बनाना है। इतने बड़े लोकतंत्र के लिए एक संविधान हो कि ये देश कभी टूटे ना, पूरे देश के नागरिक एक हो, सबको सब सम्मान मिले, सब कुछ चाहिए जो अंग्रेजों ने हमें नहीं दिया, हम अपने नागरिकों को वो देना चाहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चुनौती आई कि हमें ऐसा संविधान बनाना है कि हमारे सभी नागरिकों को सब सुख सुविधा मिले, सारे अधिकार मिले। सबसे पहले तो ये चुनौती। दूसरी चुनौती क्या है कि इस देश में अनेक धर्म, जाति, संस्कृति और भाषाएं विद्यमान थी और भविष्य में भी रहने वाली थी। ये जो भारत देश है ये विविधता का देश है। आपको पता है ना कि हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग हैं, फिर भी ये देश एक है क्योंकि हम सब मानते हैं कि हम सब एक हैं और ये देश भी एक है। और यही सोचकर संविधान निर्माता संविधान का निर्माण कर रहे थे कि जो ये धर्म के लोग हैं ये एक ही रहे, सब मिलकर एक रहे। ऐसा कानून बनाया जाए कि सबको स्वीकार हो, सब लोग माने। तो और ये जो है धर्म ये आगे भी रहने वाली थी। आगे की बातों को सोचकर भी संविधान का निर्माण किया जा रहा था कि अभी के लिए नहीं है, हमारे देश के आगे के भविष्य के लिए भी हमें सोचकर संविधान का निर्माण करना है। ठीक है। तो दूसरी बात तो ये चुनौती आई कि इतनी धर्म, जाति और भाषाएं हैं, विविधताओं का देश है भारत, तो इनके बारे में संविधान में क्या लिखी जाए, कौन सी कानून लिखी जाए कि जितने भी धर्म, जाति लोग हैं सब एक रहे, इस देश के नागरिक रहे। ठीक है, ये दूसरी चुनौती थी। और तीसरी चुनौती क्या थी? इस प्रकार एकता में अनेकता स्थापित करने में कठिनाई विद्यमान थी। इससे पहले मैंने बताया आपको कि जो अनेक जाति है, धर्म है, संस्कृति है, भाषा है, ये अनेक है, लेकिन ये इतनी सारी अनेकों को जो अनेक है उनको एकता में लाना है, एक करना है। तो इतनी सारी चीजों को सब के बारे में सोचकर, सबकी धर्म, जाति, संस्कृति के बारे में सोचकर एक ऐसा कानून बनाया जाए कि एक हो, ये सारे लोग एक हो इसके प्रति। तो ये सोचना है और ये सिर्फ सोचने नहीं, ये करना भी है। तो सोचिए कि सोचने में जब इतनी कठिनाई आती है तो करने में क्या होगा। जब संविधान निर्माता जब संविधान लिख रहे थे तो उनको कितनी परेशानी आई होगी। ठीक है। तो उनको तो सब कुछ देख के चलना है ना कि हमारे देश में जो अंग्रेज इतने साल शासन किए, हमें अपने देश में ऐसी आजादी देना है, नागरिकों को इतने अधिकार देना है कि वो अपनी जिंदगी स्वतंत्रता से जिए, सुखपूर्वक जिए। तो तीसरी तो ये थी, इतनी सारी चुनौतियां थी। अब हम जानते हैं कि सांप्रदायिकता की समस्या क्या थी। ये तो वो संविधान सभा की चुनौतियां थी कि संविधान कैसे बनाया जाए, क्या क्या चीजें लिखी जाए। अब क्या चुनौतियां समस्या आई कि सांप्रदायिकता,
तो चलिए सांप्रदायिकता के बारे में जानते हैं। तो संविधान सभा को सांप्रदायिकता की समस्या का भी समाधान करना था। सिर्फ ये समस्या नहीं थी, और भी समस्याएं थी संविधान निर्माताओं के सामने कि जो संविधान सभा का सांप्रदायिकता है, ये जो समस्या है, इसका भी समाधान करना है। तो इस समस्या में भारत का विभाजन किया। ठीक है, इसी समस्या की वजह से ना 2 देश बने। जब हमारे देश को आजादी मिलने वाली थी, तो जो ये सांप्रदायिकता थी, इसी के वजह से एक भारत और एक पाकिस्तान बना। अंग्रेजों ने इस देश को 2 टुकड़ों में बांटकर चले गए सांप्रदायिकता की ही वजह से। ठीक है, तो संविधान निर्माता सांप्रदायिकता पृथक निर्वाचन प्रणाली को सभी वर्गों और जातियों की सहमति से प्राप्त करना चाहते थे। जो जब संविधान लिखने वाले संविधान निर्माता जब बैठे, तो अलग अलग प्रांतों को बुलाते थे कि आप आइए इस सभा में बैठिए, सबकी सहमति से ये संविधान लिखा जाएगा। सिर्फ एक सदस्य को लेकर नहीं चलेगा, जितने भी देश के राजा हैं, जितने भी सदस्य, सब अपनी अपनी बातें बोलेंगे, और जो अच्छा रहेगा, अच्छी बातें रहेंगी, वही संविधान में लिखाया जाएगा। सबकी सहमति से प्राप्त करना चाहते थे। तो सांप्रदायिकता की समस्या तो ये थी कि जब सब लोग एक साथ बैठेंगे, तो सब अपनी अपनी बातें रखेंगे, तो सबकी समझ खुलेगी कि सिर्फ मेरी ही बातें अच्छी नहीं है, अगले की भी बात अच्छी है, उनकी भी बात अच्छी है, और वो समझेंगे कि हाँ, इनकी भी बात अच्छी है। तो सब मिलकर बैठेंगे, तो सब अच्छा अच्छा चुनकर जो अच्छी बातें रहेंगी, वो संविधान में डाला जाएगा। वो चाहते थे कि सबकी सहमति, जितने भी जाति धर्म के लोग हैं, सब अपनी अपनी सहमति दें कि हम ये चाहते हैं, हाँ ये अच्छा है, तो यही संविधान में लिखा जाएगा। और भविष्य के लिए ऐसी व्यवस्था करना चाहते थे जिसे सांप्रदायिकता सौदान बना रहे। आगे भी भविष्य में भी हमारे संविधान में ऐसी चीजें लिखे जाए कि जो विविधता में एकता है हमारे देश में, जो हमारे भारत में, ये जो हमारा भारत है, जो इतने इतने राज्य हैं, इतने धर्म के लोग हैं, जो ये विविधता में ये एक देश एकता है, ये आगे भी बनी रहे। ऐसा संविधान निर्माण हो कि जो एक बार हो जाए, इतने बड़े देश को, राष्ट्र को एक बनाकर रखे भविष्य में भी। तो यही सांप्रदायिकता का सौदार बना रहे, तभी ना विविधता बने इस देश में, सब एक रहे। ठीक है, तो ये चुनौती थी। अब क्या है? विविध हितों की रक्षा। अब हम इसके बारे में जानेंगे, विविध हितों की रक्षा क्या है। तो संविधान सभा को अल्पसंख्यक, पिछड़ी जाति, जो पिछड़ी जाति है, महिला आदि विशेष वर्गों के लिए भी विशेष प्रावधान करना था। अंग्रेज भी हमारे साथ भेदभाव करते थे, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा जो पिछड़ी जाति है या महिलाएं हैं, उनके बारे में भी सोचना है, उनके बारे में सोचकर हमें संविधान में लिखना है कि भविष्य में इन लोगों को दिक्कत ना हो। अभी तक इतना अन्याय अंग्रेजों ने किया है इन पे या हम पे, तो आगे भी ये जो उच्च जाति के लोग हैं, ये निम्न जाति, पिछड़ी जातियों पर अपना अत्याचार करे, इन और महिलाओं पर भी ना करे। तो इनके बारे में भी हमें सोचना है, और इस संविधान में लिखना है कि इनको भी अपने जीवन जीने का अधिकार मिले, ये भी मनुष्य ही है। जैसे हम मनुष्य, ऊंची कोट के जो ऊंची जाति के लोग हैं, वो मनुष्य हैं, वो समझते हैं कि ये नीच जाति का है, इनसे दूर रहो, इनसे बात नहीं करना है, ये इस काम के लिए ही बने, ये तो महिला है, ये सिर्फ घर का ही काम करेगी, इसे बाहर नहीं, अपने पैरों पे नहीं खड़ा होना है। तो हमारे संविधान निर्माता इतने उच्च सोच के थे कि इनके बारे में
अच्छा इतना सोचे कि भविष्य में भी इनको दिक्कत ना हो। आखिरकार भगवान ऊपर से जाति बनाकर तो नहीं भेजे है ना। अगर कोई पैदा लेता है तो उस पे लिखा नहीं रहता है कि ये इस जाति का है और ये इस जाति का है। जाति तो इंसान ने ही बनाया है ना। तो संविधान में पिछड़ी जातियों के बारे में भी लिखा है कि इनको भी आजादी मिले, इनको भी हर वो अधिकार मिले जो एक मनुष्य को जीवन जीने के लिए मिलना चाहिए। और महिलाओं को भी, ये भी मनुष्य है, ये कोई गुलामी का ये मशीन नहीं है कि सिर्फ घर का जो ऑर्डर दिया वो काम करना है। आप या हम अधिकतर देखते हैं, अधिकतर या सभी के घरों में देखते हैं कि महिलाओं को एक गुलाम के रूप में ही माना जाता है। मेरी बात हो या किसी और की बात हो, घर के पुरुष ये सोचते हैं कि महिला सिर्फ घरों के काम करने के लिए बनी है और मर्दों की जो ऑर्डर आते हैं उसको पूरा करने के लिए बनी है। महिला को सुबह उठ के खाना बनाना है तो बनाना है, कपड़ा धोना है तो धोना है, पति उठने के लिए बोले तो उठे सॉरी, और बैठने के लिए बोले तो बैठे। ये क्या गुलामी की मशीन है महिलाएं? नहीं ना, ये भी मनुष्य है, इनको भी भगवान ने जीवन दिया है, इनको भी अपने जीवन जीने का अधिकार है। तो हमारे संविधान निर्माता इनके लिए भी सोचे और संविधान में ऐसी विशेष बातें लिखी कि इनको अपने जीवन जीने का अधिकार मिले, ठीक है, ताकि उनके हितों की रक्षा की जा सके और साथ ही उन्हें भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी बनाया जा सके। ये जो पिछड़ी जाति के लोग हैं या महिलाएं हैं, जब हम ऐसे करेंगे तो एक देश आगे कैसे बढ़ेगा? ये लोकतांत्रिक कैसे हुआ? इसमें भागीदारी इनको भी देना चाहिए। ये भी इसी देश के नागरिक है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पिछड़ी जाति के लोग हो, इनको भी इस देश के सारी चीज में भागीदारी लेने का अधिकार है, ये ले सकते हैं। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इतनी बातें सोची और इतना अच्छा संविधान बनाया कि आज भी हमारे संविधान की मिसाल दी जाती है कि भारत में इतने अनेक विविधताओं की विविधता है, इसकी वजह से यहाँ विविध अलग अलग राष्ट्र नहीं बना, एक है, इसमें एकता आई भी है। इसीलिए हमारे संविधान की मिसाल दी जाती है कि भारत का इतने बड़े लोकतांत्रिक देश का एक संविधान है और इसमें अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, फिर भी ये लोग एक ही हैं। तो ठीक है, हमने आज जाना 1947 का भारत सरकार अधिनियम, ये भारत का पुनर्जन्म का अधिनियम था, ठीक है। तो इस अधिनियम में हमने इतनी सारी बातें जानी, अगले क्लास में हम और आगे कवर करेंगे। थैंक यू, बाय।